हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जेएनयू के एग्ज़ाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कि 2014 में हुआ था उसके जीके के क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एस बी, डिफेंस, दिल्ली पुलिस, आपको पता है जीके लगभग सेम आती है सभी एग्जामों में। इसलिए आपको अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जितने कर लो प्रैक्टिस उतना ही अच्छा है। और हम बिल्कुल डिटेल के साथ करते हैं। जेएनयू वाले बच्चे जिनका जेएनयू में एग्जाम है वो तो इसको जरूर देखें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया है? रोलेट सत्याग्रह। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ को क्या कहा था? गुरुदेव। एक क्वेश्चन में और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी का निकनेम है, यानी इनको हम कहते हैं नेताजी। ये पूछता है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी जर्मनी में रहने वाले भारतीय सैनिकों ने। इतनी डिटेल से करना है, अभी तो रुको और कराता हूं। रोलेट एक्ट सत्याग्रह को हम कहते हैं काला कानून। एक चीज को बच्चों नोट कर लो, मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी इरेलीवेंट चीज नहीं लिख रहा, ठीक है। अब ये पूछता है एग्जामिनर, किस सत्याग्रह को काला कानून कहा गया था? रोलेट एक्ट सत्याग्रह को। क्योंकि इसमें बिना मुकदमे चलाए किसी भी क्रांतिकारी को जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते थे उनको बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी तो ये बात हो गई, न वकील न अपील न दलील। तो ये पूछता है न वकील न अपील न दलील का संबंध किस कानून से है? काला कानून, जो कि है रोलेट एक्ट सत्याग्रह। और रोलेट एक्ट सत्याग्रह को प्रिवेंटिव मर्डर किसने कहा था? ये क्वेश्चन 10% बच्चे ठीक कर पाएंगे। यानी प्रिवेंटिव मर्डर का मतलब है निवारक हत्या। क्योंकि अपराध रोकने के नाम पर जो अंग्रेजी सरकार है नागरिक के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का दमन कर रही थी, ये किसने कहा था इसको प्रिवेंटिव मर्डर? एडविन सैमुअल ने। उसके बाद देखो, रोलेट एक्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने, और 6 अप्रैल 1919 को इसके लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी। यानी पूरे देश में इस सत्याग्रह को फैलाया गया था। उसके बाद इसके 7 दिन बाद ये अपने पीक पर पहुंचा था 13 अप्रैल 1919 को, जब लोग इस काले कानून के खिलाफ बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में है जो, वहां पे इकट्ठा हुए थे। वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो निहत्थे थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे। तो ये पूछता है कि किसने ऑर्डर दिए थे? जनरल डायर ने। फिर जनरल डायर को मारा था सरदार उधम सिंह जी ने लंदन में। और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांचने के लिए हंटर कमीशन को बैठाया गया। ये पूछता है एग्जामिनर, किस कमीशन को बैठाया गया? हंटर कमीशन। और इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटवुड की उपाधि को त्याग दिया था। क्योंकि ये अंग्रेजों ने दी थी उपाधि। ये इनका कहना था कि एक तरफ तो आप हमारे देश के नागरिकों को मार रहे हो और दूसरी तरफ हमें उपाधियां दे रहे हो, ठीक है। देखो इतने क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन से कम 20 क्वेश्चन बन गए, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया था 1950। और 2015 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज किया गया है 2015 में। अब इसका नाम है नीति आयोग। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है बताओ? प्राइम मिनिस्टर। इसका पहला चेयरमैन था भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी। ये तो सभी बच्चों को पता है। अब ये बताओ इसके पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे? इसमें बच्चे बहुत सारे फंसेंगे। ये थे गुलजारी लाल नंदा।
नेक्स्ट, पहला भारतीय विश्वविद्यालय 1857 में कहाँ खोला गया था? कोलकाता। देखो इसकी कंप्लीट स्टोरी बता देता हूं आपको क्या है। 1854 में आया था वुड डिस्पैच, जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, यानी भारतीय शिक्षा का ये था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इससे अंग्रेजों ने नींव रख दी थी इंग्लिश एजुकेशन की इंडिया में, और इसी के तहत 1857 में 3 यूनिवर्सिटियां खोली गई थी। सबसे पहले तो कोलकाता में, उसके बाद मुंबई, और उसके बाद मद्रास में, यानी अब जो है प्रेजेंट चेन्नई। तो सभी यूनिवर्सिटी 1857 में खोली गई थी, लेकिन जनवरी के महीने में सबसे पहले खोली गई थी कोलकाता में, तो इसका आंसर हो गया कोलकाता। नेक्स्ट, फोर्थ, नालंदा विश्वविद्यालय किस निम्नलिखित शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ? हर्ष, ये हैं राजा हर्षवर्धन। ये वही राजा हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल को थानेसर से कनौज में शिफ्ट किया था। अब देखो ये पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ये की थी गुप्ता शासक कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। उसके बाद इसका विकास हुआ हर्षवर्धन के समय में, ये तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है। उसके बाद इसका विनाश, इसको डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा। खिलजी, इन्होंने किया था 1193 में। अब देखो क्या हुआ था, आपको पता है 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसी का कमांडर इन चीफ होता है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। उसने इसको तहस नहस कर दिया। नालंदा एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है और 2016 में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी जहाँ पे विद्यार्थी रहते थे, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हॉस्टल सिस्टम था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? वे टैक्स। अब देखो जो ये बाकी 3 हैं, सेल्स, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, ये तीनों आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। और जो ये पहले 2 हैं इनको तो जीएसटी के अंडर लागू कर दिया है सरकार ने। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और एग्जामिनर ये पूछता है जीएसटी को किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया? विजय केलकर कमेटी। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय किस निम्नलिखित शहर में स्थित है? टोक्यो। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अगर ये पूछे किस यूनिवर्सिटी को ग्लोबल थिंक टैंक कहा जाता है, तो उसका आंसर भी होगा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। इसका काम क्या होता है, जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको ये रिसर्च और एजुकेशन के द्वारा सोल्व करती हैं, और ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपमेंट, वेलफेयर, इनका भी विकास करने में सहायता करती है। अब एक बार आओ टोक्यो पर। टोक्यो किस चीज़ की राजधानी है? जापान की। जापान से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जापान की करेंसी का नाम है येन, और जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। जापान का नेशनल गेम सुमो रेसलिंग है। जापान का पहले का नाम बहुत जरूरी है, निप्पॉन। जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, यानी उगते हुए सूरज का देश। इंडिया में कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को, और वर्ल्ड में जापान को। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तेबई, ये भी जापान से ही थी। उसके बाद जापान से पूछता है माउंट फूजी कहाँ पर है? माउंट फूजी जापान में ही है, बहुत फेमस माउंटेन है। पिक्चर देखो आप, ये एक वोल्केनिक यानी ज्वालामुखीय पर्वत है। और जापान का नेशनल मॉन्यूमेंट यानी राष्ट्रीय
स्मारक, ये है एम्पीरियल प्लेस, फोटो देखो आप। उसके बाद जापान से और क्वेश्चन और देख लो, बस ये और देख लो। पहली सिटी जिसको एटम बम से अटैक किया गया था वो भी जापान में है। आपको पता है 6 अगस्त 1945, एग्जामिनर एग्जैक्ट डेट पूछता है। इस दिन हिरोशिमा पर यूएसए के द्वारा एटम बम गिरा गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी में फैटमैन नाम का एटम बम गिरा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, दुनिया में सबसे अधिक संख्या वाले लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। अब देखो, इनमें कंफ्यूजन का पॉइंट बता देता हूं। अंग्रेजी तो बोलते हैं लगभग 150 करोड़ लोग। अब अंग्रेजी भाषा है ना, इसको ये 150 करोड़ लोग कैसे बनते हैं? पहले तो इसके नेटिव स्पीकर जिनकी मातृभाषा है इंग्लिश, उसके बाद सेकेंडरी स्पीकर जैसे जापान में भी बोलते हैं, चाइना में, इंडिया में भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पूछे दुनिया में सबसे अधिक बोलने लोगों द्वारा बोले जाने वाली मातृभाषा कौन सी है, तो उसका आंसर होगा मैंदारिन। ये लगभग 110 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है और ये चीनी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं। देखो, इन माई लाइफ गलत प्रिंटिंग है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ है। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी श्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं उनके साथ अपार्थीएट होता था, यानी रंग का भेदभाव होता था, इन्होंने इसको दूर किया था। उसके बाद एक और चीज देख लो, इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। देखो, आज तक सिर्फ 2 विदेशियों को भारत रत्न मिला है। सबसे पहले तो मिला था खान अबुल गफ्फार खान को, जिसको हम कहते हैं फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। इनको मिला था 1987 में, ये पाकिस्तान से थे। उसके बाद मिला था दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में मिला था, ये साउथ अफ्रीका से ही थे। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि 1990 में किस विदेशी को भारत रत्न दिया गया? नेल्सन मंडेला। और सबसे पहला मिला था खान अबुल गफ्फार खान को। क्या इस लिस्ट में मदर टेरेसा भी है? नहीं, मदर टेरेसा को 1980 में मिला था भारत रत्न, लेकिन वो विदेशी महिला नहीं थी, वो भारतीय थी। उन्होंने भारत की नागरिकता अपना ली थी, इसलिए उसको हम विदेशी में काउंट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस से सभी सारा कंसेप्ट करेंगे यहाँ पर। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को, इसलिए हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म भी पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी की ऑटोबायोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल, क्योंकि आज़ादी में इनका बहुत योगदान था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को कहा था राष्ट्रपिता। और एक और बात कही थी, एक और उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, देशभक्तों के देशभक्त, यानी पेट्रोइट ऑफ पेट्रोइट्स। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। इन्होंने और 2 नारे दिए थे, एक नारा है दिल्ली चलो और दूसरा है जय हिंद। अब यहां पर लिख रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? 2 बार, 1938 और 1939 में। 1938 वाला सेशन हरिपुरा और ये त्रिपुरी। उसके बाद इनका मतभेद हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1939 में इन्होंने स्थापना की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक।
उसके बाद 1941 में ये बेस बदलकर जर्मनी चले गए थे, जर्मनी में बर्लिन में, और वहाँ ये हिटलर से मिले थे और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया था। हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ गए थे, कब गए थे, किससे मिले थे। और बर्लिन से ही इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। ये पूछता है आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किसने की थी और किस शहर से की थी? बर्लिन से। ठीक है, उसके बाद देखो 1942 में पता है आपको इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी मोहन सिंह के द्वारा, लेकिन ये 1942 में आगे चल के कमज़ोर पड़ने लगी। उसके बाद 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था और 1943 में ही इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे पहले किसने इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की शुरुआत की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने, और उस रेजिमेंट का नाम था रानी लक्ष्मीबाई, और इसकी कैप्टन थी इस रेजिमेंट की लक्ष्मी सहगल। उस एक लास्ट और क्वेश्चन कर लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? कोलकाता में। बस इतने ही कर लो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 दिसंबर। देखो गलत प्रिंटिंग है, ये यहां पर आएगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को बनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम थी फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांस सोशल प्रोग्रेस। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी को किस निम्नलिखित राज्य में स्थापित किया जाएगा? ओडिशा। देखो ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, तो ओडिशा में 2013 में घोषणा हुई थी और उसके बाद इसलिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है AIPH यूनिवर्सिटी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट, बैंक दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। मान लो जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है, जैसे SBI, PNB, HDFC, इन बैंकों के पास हो गई पैसे की कमी, तो ये जाएंगे RBI के पास। RBI इनको ब्याज पर पैसे देगा, जिस ब्याज पर पैसे देगा उसी को हम कहते हैं बैंक रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आयुर्वेद का पिता माना जाता है? चरक। इनका पूरा नाम है आचार्य चरक और इनकी एक फेमस पुस्तक है चरक संहिता। आचार्य चरक हैं, ये कनिष्क के दरबारी थे, यानी कनिष्क के दरबारी वैद्य या आप कह सकते हो चिकित्सक थे। और आचार्य चरक को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ आयुर्वेदा, तो इनको कहते ही हैं। अब देखो क्या होता था, जैसे डॉक्टर बनते हैं बच्चे, तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिपोक्रेट्स को, और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक को। तो डॉक्टर बनने के बाद जो बच्चों को शपथ, यानी जो डॉक्टर हैं उनको शपथ दी जाती है, उस शपथ का नाम है हिपोक्रेट ओथ, हिपोक्रेट शपथ। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, जो चरक शपथ रख दिया। अब जैसे डॉक्टर बनने के बाद उनको ये शपथ दिलाते हैं कि आपको अच्छे से काम करना है, सही से इलाज करना है, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है, आप भगवान का रूप हो, इस प्रकार की शपथ दी जाती है। उसके बाद आओ सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत को हम कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी। पतंजलि फादर ऑफ योगा। और धन्वंतरी, देखो धन्वंतरी 2 आते हैं इंडियन हिस्ट्री में। एक तो धन्वंतरी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, ये कोई ह्यूमन नहीं है, लौकिक शक्तियों में गॉड ऑफ मेडिसिन या गॉड ऑफ आयुर्वेदा। और एक धन्वंतरी है जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, जो उनके नवरत्नों में से एक जो राजवैद्य थे, उनका नाम भी धन्वंतरी था। ठीक है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन से निम्नलिखित हिस्से होते हैं? प्रोसेसर में होंगे सीपीयू और मेन मेमोरी। देखो, सीपीयू में होती हैं तीन चीज़ें, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार को मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी यानी वोलेटाइल होती है और फास्ट होती है, इसलिए प्रोसेसिंग में ये हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, एक डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क देखो तीन प्रकार की होती हैं ये, एक तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी और एक है ब्लू रे डिस्क जिसको कह देते हैं बीडी। इनको ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो इनमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है, जुलाई 2026 के हिसाब से बता रहा हूँ, ये है टोटल 56। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 2014 का क्वेश्चन है। देखो, जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय नहीं होती, ये होती हैं वैधानिक निकाय जिनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। इनमें एक बार फ़र्क समझ लो आप। देखो, जो चीज़ हमारे संविधान में आर्टिकल में है वो तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के बारे में भी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय। लेकिन जो ये एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद में एक्ट पारित करके बनाई जाएं वो होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। इनको हम हिंदी में कहते हैं वैधानिक निकाय। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही संबंधित है। इसके बाद ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और एक है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त आपने संविधान में कहीं पे नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। पॉलिटी में पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन ये वैधानिक निकाय हैं। अब देखो 18वें क्वेश्चन में बताऊंगा इन चीज़ों को। अब यूनिवर्सिटी से संबंधित है तो भारत में सबसे बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी जो यूनिवर्सिटियों को कंट्रोल करती है वो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना मैंने बता दी 1956 में हुई थी। इसके हिसाब से रैंक फर्स्ट कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? वो जेएनयू ही है जिसका क्वेश्चन पेपर हम अब कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि एक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष बता यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसके बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है और जो मनी बिल है इसको सिर्फ हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। ये ऑर्डिनरी सामान्य बिल नहीं है। लोकसभा में पेश करने के बाद ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के पास होगा सिर्फ 14 दिन का समय। इस पर सहमति इनको दर्ज करनी ही है। ये इसको न तो रिजेक्ट कर सकते और न इसमें चेंज कर सकते। हाँ, इसमें ये रिकमेंडेशन ज़रूर कर सकते हैं। अगर ये पास नहीं करेंगे तो 14 दिन के पास ये ऑटोमेटिकली पास किया मान लिया जाएगा। इसका मतलब जो मनी बिल है उसकी सारी पावर लोकसभा के पास है। अब एक बात बताओ, क्या आर्टिकल 108 के तहत मनी बिल पर जॉइंट सिटिंग बिठाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि मनी बिल की तो सारी पावर लोकसभा के पास है। नेक्स्ट, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्न में से किस पर आधारित है? स्कैंडिनेविया का लोकपाल। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें पॉलिटी के साथ साथ आपको ज्योग्राफी की भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है जो हमारे देश में संविधान में लोकपाल की प्रणाली स्वीडन से ली गई है।
क्योंकि स्वीडन लोकपाल को नियुक्त करने वाला पहला देश था। इन्होंने 1809 में लोकपाल को नियुक्त कर दिया था, लेकिन इन्हें स्वीडन की जगह दे दिया स्कैंडिनेविया। अब यहाँ पर आ गई ज्योग्राफी की बात, क्योंकि स्कैंडिनेविया में 3 कंट्री आती हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। अब मैंने ये पहले ही बता दिया था, जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती। इनको भारत में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास हुआ था, उसके बाद 2016 में इसको लागू किया गया। और भारत का पहला लोकपाल कौन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको 2019 में नियुक्त किया गया था, ये थे पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस थे ये, यानी न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। और लोकायुक्त नियुक्त करने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। इन्होंने 1971 में तो ये संस्था बन गई थी और 1972 में लोकायुक्त को नियुक्त कर दिया था। लोकपाल होता है केंद्र सरकार में और लोकायुक्त राज्य सरकार में। इनका काम क्या होता है लोकपाल और लोकायुक्त का, ये जैसे भ्रष्टाचार, कुशासन और जो शिकायतें आती हैं इनकी जांच करते हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद में दोपहर 12 बजे होने पर टोक्यो में क्या समय होगा। ध्यान दो, इलाहाबाद प्रयागराज नाम है अब इसका, पहले नाम होता था इलाहाबाद। 3:30। अब देखो, आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है +5:30, इसी प्रकार जापान स्टैंडर्ड टाइम होगा +9। तो इसमें कितना डिफरेंस है, जापान का है 3 घंटे 30 मिनट आगे। तो अगर भारत में 12 बजेंगे तो जापान में दोपहर के 3:30 बज जाएंगे। इसको आप एक प्रकार से और कर सकते हो, जैसे हमें पता है 1 डिग्री में होती हैं 4 मिनट। अब इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट और जापान की है स्टैंडर्ड मेरिडियन 135 डिग्री। तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया, 35 और 17 52 डिग्री 30 मिनट, यानी 52.5 डिग्री का 52 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया ये 210 मिनट। 210 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3 घंटे 30 मिनट, यानी जापान है भारत से 3 घंटे 30 मिनट आगे होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। अपनी ही दूरी पर रोटेशन के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया सही समय है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। देखो 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे तो हम अप्रोक्सीमेट टाइम लेते हैं, करेक्ट आंसर इसका यही होगा। अब और चीज़ें को नोट करो, एक तो अर्थ से पूछता है अर्थ की रेडियस कितनी है, वो अप्रोक्सीमेट है 6371 किलोमीटर। इसको आप कह सकते हो कि ये इक्वल है, ये अप्रोक्सीमेट कह सकते हो 6400 किलोमीटर। उसके बाद अर्थ की सरकमफेरेंस, ये है अर्थ है, इसकी सरकमफेरेंस परिधि ये है 40,075 किलोमीटर। और अर्थ की रोटेशनल स्पीड एस से स्पीड 1670 किलोमीटर पर हावर। ये सभी एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब टाइम निकालोगे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। और अर्थ की रोटेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। अर्थ की रोटेशन के कारण ही दिन और रात बनते हैं, ये तो पता है, लेकिन ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, ये बताओ। आर्यभट्ट ने। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। और जो अर्थ रोटेट करती है, ये अर्थ है हमारी, ये रोटेट करती है, ये किस प्रकार रोटेट करती है, ये तो है ईस्ट और वेस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार यहाँ से यहाँ रोटेट करती हैं। देखो सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जो ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करते हैं, उनका नाम है यूवी, यूरेनस और वीनस। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। अब धरती इस प्रकार रोटेट करेगी, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस साइड एक एपरेंट डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा। ये पूछता है फिजिक्स में, अर्थ की रोटेशन के कारण जो अपेरेंट डिफ्लेक्शन फोर्स है उसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। हमने अब सभी क्वेश्चनों को कर लिया बिल्कुल डिटेल के साथ। अगर आप भी इसी तरीके से डिटेल में जीके को करना चाहते हैं
ये देखो, एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, जीके सभी एग्जामों के लिए लगभग बराबर होती है। तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, इसरो के, जेएनयू के, DSSB, दिल्ली पुलिस, जितने भी हैं, जो भी हैं, आप सभी को देखो, क्योंकि सभी से डिटेल में क्वेश्चन करोगे तो आपकी जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।